प्यारे कक्षा 12 के परीक्षार्थी, नागरिक शास्त्र में हम लोग बात कर रहे थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के लिए। हमने बातें हो गई थी आसियान के बारे में। अब हम बात करेंगे चीन के बारे में कि चीन महाशक्ति कैसे बना, चीन की खुले द्वार की नीति क्या है, या चीन ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था से कैसे काम अलग हुआ जो है और व्यवस्था उदारीकरण उसकी हो गई। आप देखिए 1976 में माओ की मृत्यु हो जाती है। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति अर्थात ओपन डोर की घोषणा की। 1972 में अमेरिका चीन से संबंध बनाकर चीन के आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को समाप्त किया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को क्रमशः धीरे धीरे खोलते हुए बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। 1982 में चीन में खेती का तथा 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। कब? 1982 में खेती का यानी कृषि का और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का सदस्य बना। 1997 में के वित्तीय संकट के समय चीन ने आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में काफ़ी सहायता की। वर्तमान में चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीन साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूर्णतः भिन्न है और आज वह एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से काफ़ी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि ताइवान मुद्दे पर भी चीन के मतभेद हैं जो समाप्त होंगे जल्दी ही। ताइवान की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकती है या नहीं हो सकती है, खैर बात की बात है ये। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों को जो अर्थव्यवस्था में बनाए रखने में चीन ने मदद की है वह काफ़ी हद तक अच्छी रही। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में भी निवेश और मदद की इसकी नीतियां बनाती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। इस प्रकार हम बात करें अब चीन नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा बात कर लें। यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था या अमेरिका उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा, देखा जाए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर यूरोपीय संघ अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। वह आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, किंतु अनेक विषयों में यूरोपीय संघ के देशों की अपनी अपनी स्वतंत्र नीतियां हैं। अपनी सुरक्षा नीति, विदेश नीति तथा भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विरासत भी है। अनेक बार यह स्पष्ट होता है कि सदस्यों की व्यक्तिगत नीतियां एक दूसरे से भिन्न तथा प्रतिरोधी भी होती हैं। इराक आक्रमण काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो अमेरिका के साथ थे, किंतु जर्मनी और फ्रांस इस आक्रमण के विरुद्ध में थे। यूरोपीय संघ के अनेक नवीन सदस्य देश भी अमेरिका के साथ थे। यूरोप के अनेक भागों में यूरो का लागू करने के लिए संबंधित प्रक्रिया में बहुत निराशा रही। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय व्यापार का अंग नहीं बनने दिया, शायद यही कारण रहा हो। वर्तमान में हालांकि ब्रिटेन यूरो मुद्रा से अलग हो चुका है। डेनमार्क तथा स्वीडन द्वारा जो मास्ट्रिक्ट की संधि रही, जिसमें साझी यूरोपीय मुद्रा को स्वीकृत करने के लिए नियम बनाए गए थे, उससे उनका विरोध रहा। इस प्रकार विदेशी तथा रक्षा विषयों में यूरोपीय कार्य पद्धति की क्षमता सीमित होती है। हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे अमेरिका एक हद तक सफल रहा। अब हम थोड़ी बात कर लें भारत और चीन के बीच में जो विवाद है उसे कैसे देखा जाए। उस पर सवाल आप आए तो आप कैसे लिखो। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत और चीन के बीच में घनिष्ठ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे। बौद्ध धर्म की भूमि भारत रही है। बौद्ध धर्म की जो भूमि रही भारत रही है। जब इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। 1949 में चीन की साम्यवादी सरकार को सबसे पहले भारत ने समर्थन दिया था
पायर लिखते हैं कि साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकरण था। ये विचारक का मत अपना है, हम भी मानते हैं तुष्टकारी था उनका नीति। भारत ने अमेरिका की उन नीतियों की सर्वदा आलोचना की जो चीन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संस्था में उचित स्थान दिलाने में रुकावट करते रहे। अब बात कर लें हम भारत और चीन के विवाद के मामले क्या हैं। पहला मामला तिब्बत समस्या। तिब्बत भारत का क्षेत्र था ब्रिटेन के काल में। जब ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, तो तिब्बत भारत के अंग था। 1950 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा की। अब तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में है। 1959 में दलाई लामा, जो तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, को चीन ने उनके आंदोलन को कठोरता से कुचल दिया और वह चीनी शासन से विद्रोह करके भारत में आ गए। इसके अलावा 5 जनवरी 2000 को तिब्बती धर्मगुरु करमापा लापा भी भारत आ गए। धर्मगुरु करमापा भी भारत आ गए। जो भारत चीन का सीमा विवाद है वो 50-51 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया। 1954 में चीन ने एक पत्र भेजकर भारतीय सेना पर बूजे नामक स्थान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत चीन के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हुआ। अरुणाचल के कुछ हिस्से और लद्दाख की अक्साई चीन क्षेत्र पर दोनों में समय समय पर प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। अब बात कर लें 1962 के युद्ध की। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख की अक्साई चीन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी दावे के चलते दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। चीन पाकिस्तान संबंध देख लें। चीन पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता रहा, हथियार आपूर्ति करता है जिसे वह भारत के विरुद्ध प्रयोग करता है। भारत ने चीन से लगातार अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए हैं। इस कारण दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व सांस्कृतिक मदद करने के लिए संयुक्त आयोग गठन किया गया है। भारत व चीनी नौसेनाओं ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सितंबर 2008 में किया था। भारत चीन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गई जो दोनों देशों के संबंधों में सुधार की प्रतीक है। हालांकि वर्तमान में गलवान घाटी और लद्दाख मुद्दे पर दोनों मत बने हुए हैं और दोनों सेनाएं लगभग आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से देखा जाए भारत चीन के संबंध कभी तल कभी संक्षेप बने रहे। और हम बात कर लें फिर जब शीत युद्ध समाप्ति हो गई तो संबंध कैसे बदले भारत चीन के। शीत युद्ध समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं। 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद जो दोनों देशों में टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपायों की शुरुआत की, जिससे भारत और चीन का जो व्यापार है 2021 तक 22 तक 136 अरब डॉलर का हो चुका है। लगभग 136 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। दोनों के बीच विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने मसला, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन में विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में उनकी नीतियां एक जैसी रहीं। हाँ, 98 में भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था। इससे दोनों संपर्क कम नहीं हुए बल्कि और बढ़े। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि चीन भारत की तरफ चारों ओर एक मोतियों की माला बुन रहा है, चाहे वो म्यांमार का बंदरगाह हो कोको द्वीप या श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का माले और पाकिस्तान का जो है ग्वादर। तो देखा जाए समुद्र के चारों तरफ चीन भारत के घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की अपनी रणनीति है। भारत अपना काम कर रहा है। हमने ईरान के चाबहार में अपना बंदरगाह बनाया, मंगोलिया में अपने अड्डे स्थापित किए। तो भारत भी अपनी रणनीति में लगातार आगे बढ़ रहा है।
लेकिन हमें संबंधों को देखना है और लिखना भी इसको है। अब यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं हो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध के मार्ग में चीन एक बाधा बन रहा है, क्योंकि वह पाकिस्तान को भी साथ दे रहा है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खराब कर चुका है, बांग्लादेश और म्यांमार में भी उसके हस्तक्षेप हैं। तो एक प्रकार से आर्थिक रूप से या रणनीतिक रूप से भारत को घेरने का प्रयास भी है, स्पर्धा भी है, लेकिन साथ साथ भी है। चीन में शी जिनपिंग है तो भारत में मोदी हैं, दोनों की अपनी अपनी रसाकसी है। धन्यवाद मित्रों।